Dear student, very important topic we are going to discuss today, that is resonance. Resonance is a very common and important term in your AC circuit, है ना. अल्टरनेटिंग करंट की जो सर्किट होती है उसमें रिजोनेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर रिजोनेंस का जो कंसेप्ट है उसे समझने के लिए कौन कौन सी बेसिक फैक्ट्स हमें मालूम होनी चाहिए. ओके तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू रिजोनेंस, बिकॉज इस फैक्ट्स के बिना आप रिजोनेंस को कंसेप्चुअली आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, देखो इसको इंडक्टर कहते हैं. ये क्वाइल है, एक वायर आप ले लो, एक कॉपर वायर ले लो. नेम तो अजीब लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम लगता है इंडक्टर, है ना. यू गेट कंफ्यूज कि आगे इंडक्टर कुछ डिवाइस होगा, नथिंग. एक क्वाइल आप ले लो, एक क्वाइल को आप इंडक्टर कह सकते हो, है ना. तो सिंपली ए क्वाइल इज कॉल्ड इंडक्टर. ओके. और आप कॉमन लैंग्वेज में आप रेजिस्टेंस आपको मालूम है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज सिंपली द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, है ना. तो जब करंट फ्लो करती है तो कुछ ना कुछ रुकावट होती है. देयर आर मेनी डिफरेंट रीजन्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंट रीजन्स. हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई डिवाइस, कोई भी मटेरियल या डिवाइस अगर करंट को अपोज करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, और हमने उसे एक टैग नेम दे दिया है रेजिस्टेंस. ओके. सो बेसिकली जो रेसिस्टर होती है, जो रेजिस्टर हम लोग जो लोअर क्लासेस में जो पढ़ते हैं रेजिस्टर के बारे में कि वो उसमें रेजिस्टेंस है, और ओम्स लॉ के अनुसार जो कांस्टेंट होता है ना, यू नो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन बिटवीन द टू पॉइंट्स, इन बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये वी और आई का जो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पर हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, आर ले लेते हैं. तो ये ओम्स लॉ के अनुसार हमें रेजिस्टेंस मिलता है. दैट इज वाई उसको हम लोग ओमिक रेजिस्टेंस भी कहा गया है. तो एनीवे, तो जिस तरीके से एक सिंपल रेजिस्टर होता है और वो करंट का विरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं. तो उसी तरीके से ये जो हमारा क्वाइल है, इसे भी अगर आप किसी सर्किट में जोड़ दोगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये करंट का विरोध करेगा, अपोज करेगा. ओके. तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हम उसे रेजिस्टेंस नाम नहीं बुलाएंगे, उस रेजिस्टेंस के नाम से नहीं बुलाएंगे. ये जो करंट का जो विरोध करेगा, करंट को जो अपोज करेगा, जो हिंड्रेंस पैदा करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, उसे हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे. हालांकि उसका नेचर रेजिस्टेंस वाला ही है ना. नेचर तो वही है कि करंट का अपोज करने वाला एक बिहेवियर है, लेकिन उसे रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो इंडक्टिव रिएक्टेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल फैक्ट है. अगर कोई क्वाइल, कोई इंडक्टर अगर इस करंट का जो जितना ज़्यादा अमाउंट में वो अपोज करता है, विरोध करता है, उसे हम लोग ने एक टैग नेम दे दिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो इंडक्टिव रिएक्टेंस सिंपली इज ए हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय एनी क्वाइल, और सिंपली कॉल्ड इंडक्टर. और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, कैपिटल एक्स और कैपिटल एल फुट पे. सो एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. अच्छा, अब ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसकी जो फॉर्मूला होती है ना, उस फॉर्मूला पे ही जाएंगे. इसकी प्रूफ में हम नहीं जाना चाहते अभी, बेसिक फैक्ट्स आप जान लो. तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज ओमेगा नॉट डब्लू, डब्लू, ओमेगा इनटू एल. ओमेगा क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, है ना. तो ये बेसिक फैक्ट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, सो ओमेगा एल 2 पाई एफ. ओके. अब ध्यान से सुनो, ये जो एफ है, 2 तो कांस्टेंट है, पाई 3.14, 22/7, और एफ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी किसका, एसी करंट का, है ना. एसी करंट में जो आपने देखा होगा कि एसी की जो करंट होती है उसकी इस तरह से वो सिनुसॉइडल होता है. तो ये एक साइकिल कहलाता है, ये दूसरा साइकिल कहता है, या एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऐसा एक सेकेंड में कितनी बार पूरा कर लेगा. ये एक ऑसिलेशन हुआ, ये फिर 2 ऑसिलेशन हुआ, फिर 3 ऑसिलेशन होगा. तो यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, दिस इज कॉल्ड 1 ऑसिलेशन. अगर एक सेकेंड में अगर 50 बार ऐसा
ऑसिलेशन पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे जो फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हर एसी करंट की एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो ये एसी करंट की फ्लक्चुएशंस इस तरीके से होती है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे 1 सेकेंड में। ये एसी की बात है। लेकिन डीसी में देखो, डीसी का जो करंट होता है वो स्ट्रेट होता है, इसमें कोई भी अल्टरनेशन नहीं होती है, करंट की कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती है। तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन भी एक ही होती है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है करंट की वो भी कांस्टेंट होती है जनरली। तो हम कहते हैं डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। तो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी जो होता है 0 होता है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल बन ही नहीं रही है, इसकी करंट बदल नहीं रही है और इसकी करंट की दिशा भी एक ही है। लेकिन एसी करंट में इसकी दिशा भी बदल जाती है, एक तरफ लेफ्ट जाएगा तो दूसरा तरफ राइट जाएगा, है ना, और इसकी वैल्यू भी बदल रही है। तो नेचुरली है कि एसी करंट का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है, ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, 0 होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये हम फ्रीक्वेंसी की बात मैंने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे एफ है, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो एक्सेल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। एक्सेल क्या है? ये विरोध करने वाला है, करंट का विरोध करेगा। तो जितना ज़्यादा एक्सेल होगा उतना ये करंट का अपोज करेगा, और एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो इट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक फैक्ट है आपके पास कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है एसी का तो वो हमारे एक्सेल को बढ़ा देगा, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ा देगा, जिसके कारण करंट का विरोध यहाँ ज़्यादा होने लगेगा। मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना दिक्कत होगा करंट को एक कॉइल से गुजरने में। ओके, और आप इसका ग्राफ देखो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज ग्राफ, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सेल। एक्सेल का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वर्सेस फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सेल मैंने ड्रॉ किया है। अब आप यहाँ देखो, द ग्राफ इज लीनियर, है ना, ऑलमोस्ट लीनियर, बिकॉज यू कैन सी एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्सेल भी बढ़ती है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा करंट का विरोध बढ़ जाएगा और करंट को इससे पास करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना, दो कंडक्टर होती है सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो कैपेसिटर की एक अपनी कैपेसिटेंस होती है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, ये कैपिटल एल क्या है? तो कैपिटल एल इज द इंडक्टेंस। हर कॉइल का एक अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कॉइल एंड व्हाटएवर। तो एल, कैपिटल एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये एक हर कॉइल का एक अपना पहचान है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो मटेरियल टू मटेरियल इट में वैरी, कॉइल टू कॉइल इट में वैरी। अलग अलग कॉइल का अलग अलग इंडक्टर का इंडक्टेंस जो होगा, इंडक्टेंस एल मीन्स इंडक्टेंस विल बी डिफरेंट। उसी तरीके से कैपेसिटर का भी एक अपना वैल्यू होती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना है, दोनों जो प्लेट के बीच में कौन सा इंसुलेटर कितना रखा गया है, कितना उसकी गैप है, इट ऑल डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, तो ये भी करंट का विरोध करता है, जिस तरह से ये विरोध करता है ये भी करंट का विरोध करता है। और ये इसका जो हिंड्रेंस है उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हालांकि उसका नेचर वही है, रेजिस्टेंस वाला ही है, लेकिन इसको एक स्पेशल टैग नेम मैंने दिया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दिस इज डिटरमाइंड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स सी, है ना, एक्स सी फॉर कैपेसिटेंस। और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ओमेगा मीन्स 2πf एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। अब यहाँ देखो इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर भी जो इसकी जो कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब ये करंट का जो कितना विरोध करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एफ बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसमें एफ बढ़ रहा था तो ये बढ़ रहा था। तो अगर इसकी ग्राफ खींची जाए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ग्राफ खींची जाए, देखो ये ग्राफ जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ग्राफ है वर्सेस फ्रीक्वेंसी, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ देखो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी पहले कम था तो एक्सी बहुत ज़्यादा था, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगा तो एक्सी घटने लगा, है ना, एक्सी घट रहा है ना,
और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एक्सी घट रही है, एक्सी ये है इसके स्केल पे है। तो आप देखो कि ये ग्राफ जो है इस तरह का बनता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। अब दोनों का नेचर अलग है, देखो इंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर अलग है। अब कम टू द पॉइंट, रेसिस्टर, वही रेसिस्टर तो आपको पता ही है, ये रेजिस्टेंस है यार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फ्रीक्वेंसी का एसी पर या रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब एफ इसमें इसके फॉर्मूला में कोई एफ नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो रेजिस्टेंस के पर कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, अब एक्चुअली में ये जो 3 टॉपिक आपको इसलिए बताया गया है कि आगे जो सर्किट पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं। इंडक्टर भी जोड़ दिया, कैपेसिटर भी जोड़ दिया, रेसिस्टर भी जोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी, एक हम ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर और ये है रेजिस्टेंस, तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। ओके, तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। तो ये एल इंडक्टर का इंडक्टेंस, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, तीनों को हमने एक साथ जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल हम लोग पैरेलल की भी बात करेंगे, सीरीज की भी बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग बेसिक पहले सीरीज की बात मैं कर लूँ। तो अगर ये तीनों को सीरीज में जोड़ दिया और ये अगर इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी, तो आप देखो कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो एक्सेल ये ज़्यादा विरोध करेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये ज़्यादा विरोध करेगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो कम विरोध करेगा। तो अगर, और इस पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है फ्रीक्वेंसी का। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करें, हमारे एसी का जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाते चले जाए, धीरे धीरे बढ़ाएं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन ये घटेगा। तो आप देखो इस दोनों को मैंने मर्ज कर दिया एक ग्राफ में। ये क्या है, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ, ये वाली, और ये क्या है, ये वाली, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है। आप देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो घट रहा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वैल्यू जो है, ये जो वाई स्केल है ये रिएक्टेंस की बात कर रहा है ना, मतलब विरोध, अपोजिशन। तो नेचुरली है कि आप देखो कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वैल्यू, जितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उतना ही इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होगी। वो जो खास सिचुएशन है, वो खास सिचुएशन, कंडीशन है, पोजीशन है, उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को स्पेशल टैग नेम दिया गया है, दैट इज नोन एज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जब हमारा एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इक्वल होने का मतलब क्या है, इक्वल होने का मतलब है कि उस समय दोनों का जो अपोजिशन है, जो विरोध है करंट के प्रति, वो इक्वल हो जाता है। ओके, सो दिस इज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नाउ अब आप देखो कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो मेरा FO है, इसको हम लोग FO से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ तो इस स्थिति में हमारा एक ये देखो सीरीज रिजोनेंस के लिए, सीरीज अगर ग्राफ है, सीरीज मतलब ये सीरीज आपका में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जोड़ रखा है मैंने। तो सीरीज केस में ये जो जेड है, व्हाट इज जेड, एक न्यू टर्म आपके लिए आ गई। तो आप ये समझ लो कि अगर तीनों मैंने जोड़ रखा है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तो तीनों का रेजिस्टेंस, तीनों का जो अपोजिशन है, तीनों को अगर कंबाइन कर ले तो वो बनता है इम्पेंडेंस। सो इम्पेंडेंस इज द टर्म जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है कैपिटल जेड से, और ये क्या है, टोटल सम ऑफ ऑल दिस थ्री। मतलब अगर तीनों को जोड़ दे तो तीनों का जो अपोजिशन होगा, तीनों को तो ऐड करेंगे, है ना, नेट सम निकालेंगे ना, तो वो नेट सम है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का और रेजिस्टेंस का। तीनों का नेट सम जो होगा उसे हम लोग स्पेशल टैग नेम दिए हैं इम्पेडेंस। इम्पेडेंस दैट इज, है ना, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। तो कैपिटल जेड जो होगा हमारा, आर तो आर है, आर पे तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो आर पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा है,
ओके, आर पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन और असर किस पे पड़ रहा है, तो एक्सेल और एक्सी पे पड़ रहा है। तो आप देखो कि इम्पेडेंस जो है टोटल जेड का वैल्यू है ना, यहाँ जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, तो देखो याद रखना कि इस स्थिति में ये जो केस है यहाँ से यहाँ तक देखो, मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले वाले फेज में देखो एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। नेचुरली है कि इस केस में आपका फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होगा कि आपका एक्सी जो है एक्सी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना। तो इसके पहले एक्सी ज़्यादा था एक्सेल से, और इसके बाद एक्सेल ज़्यादा होगा एक्सी से, क्योंकि एक्सेल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एक्सेल भी ज़्यादा होगा। तो ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो पोजीशन है जिसके पहले एक्सी ज़्यादा होता है एक्सेल से, और इसके बाद एक्सेल बड़ा होता है एक्सी से, या दोनों इस पोजीशन पे दोनों बराबर हो गया, है ना। तो अब देखो अगर एक्सी ज़्यादा है एक्सेल से और एक्सेल ज़्यादा या एक्सेल ज़्यादा एक्सी से, दोनों स्थिति में चूँकि जेड क्या है, तीनों का सम है, एक्सी एक्सेल आर तीनों का सम है, तो नेचुरली है कि इसके पहले वाला भी फेज में भी जेड बड़ा होगा, ये जेड है इम्पेडेंस है, जेड बड़ा होगा, है ना, जेड इज मोर, और इसके रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद वाला केस में भी जेड बड़ा होगा। मतलब आपका जो ये आकार होगा इस तरह का आकार बनेगा ग्राफ का, इम्पेडेंस वर्सेज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस इज फॉर सीरीज का रिजोनेंस, माइंड इट, ये सीरीज रिजोनेंस के लिए। सीरीज रिजोनेंस में जब फ्रीक्वेंसी जब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की स्थिति में ये जो जेड की वैल्यू है वो और आर के बराबर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वी विल फाइंड, अभी आगे हम देखेंगे कि एक्सेल और एक्सी जो है दोनों की जो फेजर डायग्राम है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दे कैंसिल ईच अदर। तो एक्सेल एक्सी जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो हमारा जेड जो है प्योरली रेसिस्टिव हो जाता है, मतलब ये इम्पेडेंस आर के बराबर हो जाता है। और इस स्थिति में जेड सबसे कम होता है, इस स्थिति में आप देखोगे कि जेड हमारा सबसे कम हो जाता है, मिनिमम जेड, मिनिमम इम्पेडेंस, है ना, एट द टाइम ऑफ योर रिजोनेंस। और नेचुरली है कि अगर इम्पेडेंस मतलब करंट का विरोध कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो नेचुरली ये देखो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे आप रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के तरफ जाएंगे तो करंट का वैल्यू ग्रो कर रहा है, क्योंकि जेड का वैल्यू घट रहा है। जेड मतलब टोटल अपोजिशन ऑफ द करंट, तो करंट का जो हिंड्रेंस जो फ्लो है यह उसको विरोध करने वाला कम होगा, तो नेचुरली करंट बढ़ेगा। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जेड जो इम्पेडेंस है वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, जेड इज मिनिमम एट द फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेचुरली जब विरोध कम होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट होती है, करंट की ये जो ग्राफ हो जाती है। नाउ वी हैव ड्रॉन फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम भी आप ज़रूर समझ लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है जो आपको रिजोनेंस में समझने में मदद करती है। देखो ये फेजर डायग्राम होता क्या है, तो एक्चुअली में आप अभी देखो कि हमारा जो चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ये कहीं ना कहीं इसमें एफ है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी मतलब वो इस तरह से उसकी जो वेव पैटर्न बनेगी उसका भी वैल्यू, जैसे जैसे एफ़ का वैल्यू बदलेगा तो नेचुरली है कि इसका भी वैल्यू वो फ्लक्चुएट करेगा, तो इसकी भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, और करंट का जो एसी करंट होती है उसका तो आपको पता ही है, एसी करंट का भी एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है ना। और जो ईएमएफ है ना, वोल्टेज है, वोल्टेज का भी एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है। तो नेचुरली है कि हर ये एक्सेल हो या एक्सी हो या करंट हो या वोल्टेज हो, ये सब की पैटर्न इस तरह से बन रही है। अब सवाल ये है कि क्या वो वे सारे जो वेव पैटर्न बन रहे हैं, मतलब एक्सेल का जो वेव बन रहा है और करंट का जो वेव बन रहा है, तो क्या इसकी जो फेज है वो एक ही है? फेज का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में आप यहाँ हो तो उसी पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में इस ग्राफ में आप यहाँ हो, तो एक ही टाइम पे आपकी जो पोजीशन है, ये ग्राफ हो सकता है कि ये एक्सेल का हो, ये हो सकता है कि ये वो एक्सी का हो, है ना। तो आप देखो कि आपकी जो पोजीशन है इस वेव में वो अलग अलग एक ही समय में, एक बार आप यहाँ हो, दूसरे बार में आप यहाँ हो, तो हम कहेंगे कि दोनों सेम फेज में नहीं है, दे आर नॉट इन फेज, है ना। आगे या पीछे कुछ हो सकते हैं आप, है ना। आप याद रखना कि एक ये जो यहाँ से जब चलते हैं यहाँ पहुँचते हैं
तो ये 2 पाई, इसको कहते हैं 2 पाई, है ना। 360 डिग्री आप डिग्री में मेजर करते हो, और यहाँ से यहाँ चलते हो तो ये होता है π/2, मतलब 90 डिग्री। मतलब अगर आप यहाँ है और कोई दूसरा कोई यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कितना आगे है, 2 पाई आगे है ना, वो आपसे 2 पाई आगे है। अगर कोई यहाँ है और आप यहाँ पे हो तो उससे कितना आगे है, π/2 आगे है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो और ये कहाँ पे है, तो इसको ग्राफ को अगर पीछे खींच दिया जाए तो ये यहाँ पे है, तो एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है, तो हम कहेंगे कि ये जो है इससे π/2 पीछे है, मतलब लैग बिहाइंड, जो कहते हैं पीछे मतलब लैग बिहाइंड। तो अलग अलग जो एक्सएल एक्ससी या रेजिस्टेंस या आपका जो करंट है या पोटेंशियल वोल्टेज है, ईएमएफ है, इसकी जो वेव है उस पर आपको ये समझना होता है कि वो फेज एक है या फेज आगे पीछे डिफरेंस है, फेज डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश की गई है। और ये फेज जो डिफरेंस को अगर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एंगल के थ्रू, पाई आगे है कि π/2 आगे है ना, कि 2 पाई आगे है, तो इसको हम लोगों ने इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम। इसमें देखो क्या है, इसमें दिखाया गया है कि अगर करंट आई का, अगर आप आई जो है ये करंट का एक्स एक्सिस पे अगर है, तो ये वाई एक्सिस पर देखो क्या है, एक्सएल भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, वीएल भी रिप्रेजेंट किया है, आईएल भी रिप्रेजेंट किया है। मतलब इंडक्टर, एल मतलब इंडक्टर, क्वाइल, है ना। इंडक्टर की जो एक्सएल होगी या वीएल होगी या करंट होगी, इसमें जो पास करेगी, तो ये एक नॉर्मल करंट है। वो नॉर्मल करंट है का मतलब जो आपका जो सप्लाई है उसकी करंट है, नॉर्मल फेज में करंट, है ना। मतलब वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर रेजिस्टेंस में अगर करंट की दिशा अगर ये है, करंट अगर आई इधर फ्लो कर रही है, तो इंडक्टर में जो करंट होगा आईएल, या इंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको वीएल कहेंगे, और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा, वो देखो π/2 आगे चल रहा है। π/2 आगे, हम कहते हैं कि जो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है या वोल्टेज है ना, इंडक्टर का जो वोल्टेज है या इंडक्टर में जो करंट है, वो ये जो रेजिस्टेंस के करंट से, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो भी है आप तो रेजिस्टेंस में यही चलेगा। तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे π/2 एंगल आगे चल रहा है, मतलब ये इसको लीड कर रहा है, वी कैन से लीड कर रहा है ना। उसी तरीके से आप यहाँ देखो, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में देखा गया है कि करंट जो ये जो अगर रेजिस्टेंस में करंट अगर इधर फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस में अगर करंट है, तो उससे π/2 पीछे चल रहा है कौन, तो कैपेसिटर में जो करंट होगा एक्सी या वीसी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अमंग अक्रॉस जो कैपेसिटर जो है π/2 एंगल पीछे चल रहा है, मतलब लैग बिहाइंड कर रहा है, इसको कहते हैं लैग बिहाइंड। तो ये π/2, तो कैपेसिटर का जो एक्सी होता है वो π/2 पीछे चलता है या वीसी पीछे चलता है, और इंडक्टर में π/2 आगे चलता है। ओके, और ये दिखाया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया। देखो हमने इस दोनों को एक साथ मर्ज किया, मतलब इसमें आपको वीएल भी दिखाया गया है, एक्सएल दिखाया गया, और ये वीसी भी दिखाया गया है, ये नीचे की ओर। तो ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, मतलब ये π/2 आगे है और ये π/2 पीछे जा रहा है, ये π/2 आगे चल रहा है और ये π/2 पीछे चल रहा है। तो अगर इसको वेक्टर मेथड से समझा जाए तो देखो कि दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाती है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इन दैट केस अगर हम ये मान के चले कि हमारा जो अगर VL बड़ा है VC से या एक्सएल बड़ा है एक्सिस से, तो हम वेक्टर का मेथड क्या होता है कि अगर आपको देखा है ना कि अगर ऊपर जैसे 4 न्यूटन है और नीचे अगर आपको 1 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट किधर होगा, ऊपर 3 न्यूटन होगा, है ना। 4 - 1 घटा देते हैं, 3 न्यूटन होगा। उसी प्रकार आप देखो कि इसमें से अगर हम मान के चलते हैं कि देखो यहाँ लिखा है एक्सएल इज मोर देन एक्सी, है ना, या VL बड़ा है VC से, मतलब ये अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा बड़ी होगी तो हम रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर की ओर होगा VL - VC से, VL में से VC घटा देंगे, या एक्सएल अगर बड़ा है तो एक्सएल में से XC घटा देंगे, जो भी हो। तो ये VL - VC को रिप्रेजेंट करता है, या एक्सएल - एक्सिस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये। और इधर रेजिस्टेंस तो हमेशा इधर ही है ना, रेजिस्टेंस का जो करंट होगा वो हमेशा इधर ही होगा। तो हमारा ये कैंसिल हो गया इसके द्वारा। तो इस आपका जो मेन जो दो ही आपका रिएक्टेंस निकला, है ना, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस का
और उससे ये जो रिजल्टेंट हुआ VL माइनस VC या XL माइनस XC, आप जो भी कहो, ये π/2 आगे है। अब इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर मेथड में आपको पता ही है कि अगर दो वेक्टर है, इधर 2 न्यूटन है, इधर 4 न्यूटन है, तो आप कैसे निकालते हो, रिजल्टेंट बीच से निकलता है ना। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या तरीका है, R इजिकल टू √2² प्लस 4², है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसकी जो रिजल्टेंट होगी, दोनों की रिजल्टेंट मतलब टोटल सम, मतलब हमने क्या निकाला, टोटल सम ऑफ द ये रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस। तो मेरा जो टोटल जो नेट जो हिंड्रेंस है, नेट अपोजिशन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेड इम्पेंडेंस कहते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया अभी। तो ये हम वेक्टोरियली मेथड से निकालेंगे, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R²। अगर हम इम्पेंडेंस की बात कर रहे हैं तो इम्पेंडेंस मतलब रेजिस्टेंस, तो अगर जेड इम्पेंडेंस की बात करें तो R² प्लस इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, XL माइनस XC, क्योंकि XL माइनस XC रेजिस्टेंस है, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो नेट जो वोल्टेज होगा, जो नेट वोल्टेज जो सप्लाई होगा, जैसे ये VS अगर सप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट VR², इसका VR² प्लस VR माइनस VL माइनस VC का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, उसी वेक्टर मेथड से। उसी तरह से अगर हम करंट निकालना चाहते हैं, तो IS जो है, नेट जो करंट होगा वो कैसे निकालेंगे, तो इसकी करंट IR², IR लिख दिया, मतलब रेजिस्टेंस में जो करंट अगर इधर फ्लो कर रही है तो IL माइनस IC, उसी तरीके से IL माइनस IC, ये हम इधर लिख सकते हैं IL माइनस IC का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इस प्रकार ये फेजर डायग्राम हमें बताता है कि चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो रिएक्टेंस हो, वो हमारे जो करंट है, मेन करंट जो फ्लो कर रही है, हमारा रेजिस्टेंस है, उसके फेज से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो ये डायग्राम को कहते हैं फेजर डायग्राम। ये बहुत हमें मदद करती है कि किस प्रकार हम ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हैंडल करें। आप एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझा दूँ कि देखो यहाँ पे दोनों अपोजिट दिशा में है ना, दोनों अपोजिट दिशा में है, इसलिए अगर ये ज़्यादा होगा तो इसमें से ये घटेगा, और ये ज़्यादा होगा तो इसमें से ये घटेगा। ओके, हमने अभी माना था कि XL ज़्यादा है XC से, तो XL में से XC घट गया। अगर XC बड़ा होगा XL से, तो XC में से XL घटेगा, डायग्राम नीचे की ओर चला जाएगा, रिजल्टेंट इधर जाएगी। सिंपल वेक्टर मेथड। ओके, और अगर XL और XC इक्वल हो जाए तो नेचुरली है, एक XL ऊपर है XC नीचे है, तो दोनों अगर इक्वल हो जाए, जो अभी मैंने बताया था रेजोनेंस में XL और XC इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल कर देगा, मतलब ये पूरा खत्म हो गया, वेक्टर मेथड से समझो, 4 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 4 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ रेजिस्टेंस। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस जब होता है तो XL और XC बराबर हो जाता है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट बन जाता है। मतलब रेसिस्टिव सर्किट का मतलब है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं रहा, वो प्योर रेजिस्टेंस। इमेजिन करो कि एक रेजिस्टेंस ही सब लगा हुआ है, और उस हालात में जेड हमारा कितना हो जाता है, R के बराबर। मैंने लिखा था Z इजकल टू R, क्योंकि XL माइनस XC अगर दोनों इक्वल हो जाता है, 0 हो जाएगा, तो Z इजकल टू R हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस के केस में ये पाया गया है कि XL और XC बराबर होगा तो Z हमारा R के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है। क्यों कैंसिल करता है, ये अब आपको फेजर डायग्राम से ही समझ में आ रहा है। ओके, नाउ वी विल सी द एक्चुअल रेजोनेंस टॉपिक, दैट इज सीरीज रेजोनेंस का बेसिक फैक्ट्स हमने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंस क्या होता है। तो एज द नेम सेज, सीरीज का मतलब है कि हम देखेंगे कि जब सीरीज में एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को जोड़ दिया जाए तो जो रेजोनेंस की स्थिति होगी वो कैसे होगी और उसकी कंडीशन क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि हमने लिखा है, सपोज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, इंडक्टर मतलब कॉइल, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, एंड ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R हमने आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसे एक VS वोल्टेज सप्लाई से जोड़ रखा है, ये AC सप्लाई है, और हम मान के चलते हैं कि इसमें IS करंट फ्लो कर रही है मेन सर्किट से, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन रिजोनेंस इज अचीव्ड। तो रिजोनेंस कब होगा, हमने बताया था आपको रिजोनेंस की स्थिति क्या होती है,
है ना। जब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो स्थिति बन जाती है रिजोनेंस की, है ना। मतलब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, मैंने पहले बताया आपको। देन रिजोनेंस इज अचीव्ड व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी एंड इन दिस केस इम्पेडेंस जेड, इम्पेडेंस का मतलब, जेड का मतलब नेट रेजिस्टेंस, है ना। नेट रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस को अगर टोटल नेट जोड़ देंगे तो इम्पेडेंस कहलाएगा। जेड बिकम्स इक्वल टू आर। क्यों आर? अभी मैंने बताया था आपको कि जब एक्सएल और एक्सी बराबर होता है और दोनों की जो फेजर डायग्राम मैंने बताया था अपोजिट दिशा में है ना, तो एक्सएल अगर ऊपर है तो एक्सी नीचे है ना, वीएल ऊपर है तो वीसी नीचे है। तो चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर वेक्टर मेथड से उसको देखा जाए, डायरेक्शन मेथड से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा, तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ऊपर ये तो खत्म हो गया, तो रेजिस्टेंस ही बच जाता है ना, इसलिए जेड बिकम्स इक्वल टू आर। और इस स्थिति में इन दिस केस फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो। तब उस स्थिति में चूंकि सिर्फ रेजिस्टेंस ही रह गया है एक और कैपेसिटर इंडक्टर का एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, सिर्फ रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस में देखा जाता है कि जो करंट और वोल्टेज जो है उस दोनों की फेज सेम है, वो आगे पीछे नहीं होती है ना। करंट और वोल्टेज की जो फेज है वो सेम होती है। ओके, तो इस प्रकार रेजोनेंस सर्किट में, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आप देखोगे कि करंट और वोल्टेज की फेज डिफरेंस जीरो हो जाती है, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है और कैपेसिटर और इंडक्टर जो एक दूसरे के रेजिस्टेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब आप यहाँ देखो VL, VC और VR क्या है। तो इंडक्टर के अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया तो वो VL निकला, कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया तो VC निकला, और रजिस्टर का अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया तो VR निकला। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग हो जाएगी, और आपने पहले ही पढ़ा है कि तीनों को जोड़ करके VS के बराबर होना चाहिए, इस सीरीज में तो आप जानते ही हो। तो VL, VC एंड VR आर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। IS इज करंट थ्रू मेन सर्किट, मेन सर्किट से IS करंट फ्लो कर रही है, और सीरीज में एक ही करंट सभी से फ्लो करती है ना, जो करंट इससे फ्लो करेगी वही करंट इससे, वही करंट इससे फ्लो की, तो IS करंट जो कॉमन करंट हो गई, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया। ये सीरीज का बेसिक कंसेप्ट है। तो VL इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो VL इजिकल टू एज पर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V इजिकल टू I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस तो क्या कहलाता है? एक्सएल कहलाता है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? एक्सी कहलाता है, इसका रेजिस्टेंस आर कहलाता है। तो हम IS तो तीनों में करंट है, तो लिखेंगे VL इजिकल टू IS इंटू एक्सएल, VC इजिकल टू IS इंटू एक्सी एंड VR इजिकल टू IS इंटू आर। सिंपल। अब देखो हम फेजर डायग्राम पे वापस आते हैं। हमने बताया था कि देखो जो कैपेसिटी या इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा है ना, VL जो है वो उसकी दिशा ऊपर की ओर है, फेज ऊपर की ओर है वो, और इसकी जो VC है वो नीचे की ओर होती है। तो नेचुरली है कि VL ऊपर है, VC नीचे है। अगर हम मान के चलते हैं कि VL बड़ा है VC से, है ना, हम एक केस स्टडी करते हैं यहाँ पे, इफ़ VL इज ग्रेटर देन VC, तो क्या होगा? तो हम VL में से VC माइनस कर देंगे, है ना, और नेट जो हो जाएगा VL माइनस VC ऊपर हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये तो घट गया ऊपर, तो ये नेट हो गया ऊपर, क्योंकि VL बड़ा है VC। अगर VC बड़ा होता VL से तो VL को घटा देते VC से और नेट इधर निकलता। ओके, तो हम मान के चलते हैं स्पेशल केस में VL बड़ा है VC से, तो ये नेट इधर निकला, और VR तो हमेशा इधर ही रहेगा, हाँ VR तो इधर ही है। तो नेचुरली है एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर इधर, वेक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर दो वेक्टर हमारे पास है तो नेट किधर निकलता है? आपको पता ही है ना कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर, तो नेट इधर निकलता है ना। और रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं? तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। तो देखो जो नेट जो वोल्टेज है VS, हमारा जो नेट वोल्टेज VS हुआ, तीनों का नेट सम, तो वो कैसे निकलेगा? तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, है ना। अब आप देखो VR का वैल्यू हमने ISR पुट कर दिया, VL और VC का भी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दिया। तो यहाँ देखो ये स्क्वायर है, IS कॉमन है, देखो IS इसमें भी IS इसमें IS है, IS का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से IS बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के रूप में बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी IS स्क्वायर के रूप में बाहर निकलेगा, और इसको पूरे को रूट से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ IS बच जाएगा, क्योंकि रूट में से स्क्वायर तो आएगा तो बाहर IS बच जाएगा ना। तो अंदर क्या बचेगा? R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर बचेगा। ये IS को जब हम नीचे लिख देंगे VS अपॉन IS, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये जो VS माइनस अपॉन IS हुआ, दिस इज आवर इम्पेडेंस, द नेट हिंड्रेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। तीनों मिलाकर के जो नेट हुआ Z, वो हमारा R स्क्वायर प्लस XL माइनस
एक्सी होल स्क्वायर, जिसे हम लोग इम्पेंडेंस कहते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, सो यू कैन सी हियर कि रिजोनेंस के लिए जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया है वो क्या था, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और अभी मैं निकाला जेड जो इम्पेंडेंस है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अगर एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है रिजोनेंस केस में, तो एक्सएल माइनस एक्सी तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा जेड कितना निकलेगा, आर स्क्वायर अंडर रूट, मतलब आर हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू जो है आर स्क्वायर अंडर रूट आर हो जाएगा, मतलब इन दिस केस जेड इज मिनिमम, और इस केस में जेड का वैल्यू मिनिमम होता है, इम्पेंडेंस सबसे कम होता है ना, जो सर्किट में जो विरोध है करंट का वो सबसे कम होता है, एंड नेचुरली जब इम्पेंडेंस कम होगा तो करंट सबसे ज़्यादा होगा, एंड करंट इज मैक्सिमम। तो आई मैक्स करंट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, वी एस सप्लाई वोल्टेज अपॉन जेड जो इम्पेंडेंस है वो मिनिमम वैल्यू, और जेड मिनिमम क्या है, आर के बराबर है। चलो अब यहाँ तो क्लियर हो गई। अब हम लोग वापस आते हैं इस कंडीशन पे, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कंडीशन पे। ये जो कंडीशन है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, आपको पता है कि एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होता है ना। मैंने पहले बताया था कि इंडक्टर में जो एक्सएल होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू ओमेगा इंटू एल होती है, जहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, और एक्सी का वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू 1 / ओमेगा सी। यहाँ मैंने स्पेशली ओमेगा नॉट लिखा है, ओमेगा नॉट लिखा है क्योंकि ये स्पेशल केस के लिए ओमेगा है, कब, जब रिजोनेंस हो गया है। तो रिजोनेंस की स्थिति में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसे हम स्पेशल सिंबल दिए हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंस के केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको हम ओमेगा नॉट, ऐसे तो ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ही, लेकिन रिजोनेंस का केस है, स्पेशल केस में इसकी जो वैल्यू कहलाएगी ओमेगा नॉट। ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा नॉट इधर आ गया तो ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, एल चला गया नीचे तो 1/LC। अब ओमेगा नॉट जो है आपको पता है कि ओमेगा इजकल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एन होता है या 2 पाई एफ होता है, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट, तो एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, लेकिन चूंकि रिजोनेंस के केस में है तो एफ को हमने एफ नॉट लिखा है। हाँ, आई सी दिस इज नोन एज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, कब, जब आपका एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है, वो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू ही बताया था आपको। तो एफ नॉट अगर ओमेगा नॉट इसका लू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर होल स्क्वायर कर दूँ तो 4 पाई स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर इधर आ गया, नीचे आ गया, एफ नॉट स्क्वायर रह गया, तो 1/√LC। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट इधर लग जाएगा, तो हो जाएगा एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर का √2 पाई, और ये √LC। तो दिस इज माई रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला फॉर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, स्पेशल कंडीशन फॉर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर एफ नॉट जो फ्रीक्वेंसी है, अगर जो फ्रीक्वेंसी है, कौन फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो एसी सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी, हमारा जो एसी का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर एल और सी इसके इस वैल्यू को पुट करने पर अगर दोनों बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये रिजोनेंस की स्थिति पैदा हो गई। ओके, तो दिस वाज द रिजोनेंस फैक्ट अबाउट सीरीज रिजोनेंस। अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं, क्वालिटी फैक्टर। ये स्पेशल टैग नेम जो है क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है, इसको क्यू फैक्टर भी कहते हैं, है ना। व्हाट इज दिस, देखो क्वालिटी फैक्टर इज ए डायमेंशनलेस नंबर, याद रखना ये एक प्योर रेशियो है। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी की जो रेशियो होती है तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है ना। तो इट्स ए डायमेंशनलेस नंबर है, प्योर नंबर है क्योंकि ये रेशियो है। डायमेंशनलेस इसलिए कि ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो है। ओके, आगे देखते हैं। इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, ये रिजोनेंस की शार्पनेस बताती है कि वो कितना शार्प होगा। हमने बताया था आपको कि जो रिजोनेंस की स्थिति में आपका जो करंट, अगर हम करंट की बात करें, अगर हम आई करंट की बात करें, इधर फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो मैंने ग्राफ आपको बताया था ऐसा करंट ग्राफ, है ना। तो जिस फ्रीक्वेंसी जो रिजोनेंस होती है उसमें करंट जो है वो मैक्सिमम होती है, आई जो होती है वो मैक्सिमम होती है, तो ये शार्प हो गया, है ना। तो इस तरह की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग इंडक्टर और कैपेसिटर में, केस में, रेजिस्टर में अलग अलग तरह का ग्राफ बनता है। ये देखो ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है। ओके, तो ये ज़्यादा क्या है, शार्प, ये ज़्यादा शार्प है, ये कम शार्प है, ये कम शार्प है। तो क्यू फैक्टर
डिसाइड करता है, क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ये शार्प होगा, एकदम शार्प, तीखा जैसा, है ना, शार्पनेस होगी उसकी। तो ये क्वालिटी फैक्टर इट इज़ ए मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द रिजोनेंस, है ना, ये शार्पनेस बता देगा। क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ये ऊंचा जाएगा और ये शार्प होगा, है ना, थिननेस होगी उसमें। इट इज़ रेशियो ऑफ वोल्टेज, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो रेशियो के रूप में, रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, चाहे इंडक्टर का लो या कैपेसिटर का लो, वोल्टेज ले लो टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। मतलब अगर वोल्टेज, अगर वीएल वोल्टेज किसका है, इंडक्टर का है, वीसी क्या है, वोल्टेज कैपेसिटर का है, और वीआर वोल्टेज है रेजिस्टर का। तो चाहे तो वीएल अपॉन वीआर कर दो या वीसी अपॉन वीआर कर दो, दोनों आपको क्यू फैक्टर का वैल्यू देगा, है ना। तो ये वीएल, वी आर और वी सी क्या है, तो देखो वी एल इजिकल टू, अगर आई एस करंट फ्लो कर रही है ना, तो वी इजिकल, ओम्स लॉ अप्लाई करो, वी इजिकल टू आई इंटू आर। तो आई एस करंट तो सप्लाई कर रही है और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो वी एल इजिकल टू क्या होगा, आई एस इंटू एक्सएल, वी सी क्या होगा, आई एस इंटू एक्स सी, और वी आर क्या होगा, आई एस इंटू आर। अगर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू फैक्टर निकालने के लिए, तो वी एल अपॉन वी आर के जगह पे देखो ये क्या लिखा है, वी एल की जगह पर हमने आई एस एक्सएल किया, आई एस आर किया, आई एस एस कर दिया, तो एक्सएल अपॉन आर है। तो क्यू फैक्टर का वैल्यू एक्सएल अपॉन आर भी कर सकते हैं। उसी तरह से वी सी अपॉन वी आर में वी सी का वैल्यू पुट कर दूँ मैं आई एस इंटू एक्स सी, और वी आर का वैल्यू आई एस इंटू आर, आई एस एस कैंसिल हो गया तो एक्स सी अपॉन आर। तो मतलब क्यू फैक्टर का जो वैल्यू है हम वी एल अपॉन वी आर से भी निकाल सकते हैं, वी सी अपॉन वी आर से भी निकाल सकते हैं, हम एक्स एल अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं, और एक्स सी अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज बेसिक फैक्ट अबाउट क्यू फैक्टर। ओके, नाउ वी फर्दर डिस्क्राइब और क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर अभी मैंने बताया कि एक्स सी अपॉन आर के बराबर होता है। तो लेट अस गो अहेड। देखो एक्स सी की वैल्यू क्या होती है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट इसलिए क्या कि रेजोनेंस की स्थिति में हम बात कर रहे हैं, है ना, वी आर इन द सिचुएशन जहाँ पे हम रेजोनेंस हो गया है, तो ओमेगा नॉट लिखेंगे। तो एक्स सी की जगह पर हमने लिख दिया 1/ओमेगा नॉट सी, और आर तो है ही। ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं हम लोग 2π/f0। f0 अगेन फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस है इसलिए हमने f0 लगाया है। तो यहाँ 2π/f0 CR लिख दिया हमने, ओमेगा नॉट की जगह पर 2π/f0 रख दिया। अब देखो f0 जो है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला अभी मैंने डिस्क्राइब किया था आपको, f0 इजिकल टू 1/2π√LC। तो अगर हम ये वैल्यू f0 की जगह पर रख देते हैं तो ये 2π कैंसिल हो जाएगा, √LC चला जाएगा ऊपर और नीचे CR रह जाएगा। अब √LC को हम अलग अलग तोड़ दें, √L इंटू √C अपॉन CR। C से ये √C से ये C कैंसिल हो जाएगा √C के बराबर, तो √L अपॉन √C और नीचे R, तो 1/R √L अपॉन C। ये वैल्यू हमारी आ गई क्यू फैक्टर की। सो क्यू फैक्टर की एक और स्पेशल आपकी फॉर्मूला है ना, एक्सप्रेशन है, क्यू फैक्टर इक्वल टू 1/R √L अपॉन C। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट टर्म इज पावर फैक्टर। रेजोनेंस की स्थिति में पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय cos phi। ओके, cos phi इज अ पावर फैक्टर, और उसके लिए हम क्या करते हैं, R/Z कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस अपॉन इम्पेंडेंस, जेड, चूंकि रेजोनेंस में हमारा जेड किस आर के बराबर होता है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैंसिल कर देते हैं, तो जेड की जगह पर अगर हम आर पुट करेंगे तो आर कैंसिल होकर 1 होगा। मतलब हमारा पावर फैक्टर जो है रेजोनेंस की स्थिति में कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। नाउ एक स्पेशल टर्म है बैंड विड्थ, तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखो बैंड विड्थ होता क्या, अभी हमने बताया था कि देखो ये जो ग्राफ है, ग्राफ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमने पहले ही बताया था कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक ऐसा स्थिति आता है जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की स्थिति में हमारा जेड जो है वो मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो ये आई करंट है। तो जैसे जैसे आप रेजोनेंस के फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हो, करंट बढ़ रही है और रेजोनेंस की स्थिति में करंट मैक्सिमम पीक पर हो जाता है, तो इस वैल्यू को हम लोग आई मैक्स कहते हैं, मैक्सिमम करंट। याद रखना कि सीरीज सर्किट में, सीरीज रेजोनेंस में हमारा जेड जो होता है इम्पेंडेंस वो मिनिमम हो जाता है, और उस स्थिति में जो करंट जो होता है वो मैक्सिमम होगा। सिंपल बात है। ये इसकी वैल्यू आई मैक्स कहलाएगी। तो जो भी वैल्यू है ये आई मैक्स होगी, है ना। सपोज 100 एम्पियर है या 50 एम्पियर है, वो जो भी हो। सपोज ये 100 एम्पियर है, हम एग्जांपल देके बात करते हैं। 100 एम्पियर है तो हम देखेंगे कि 100 का 70.7% कितना होगा, 70.7 माइनस, तो कितना होगा 70.7 एम्पियर होगा, है ना। तो हम 100 इसलिए एग्जांपल दिए कि इसका परसेंटेज निकालना आपको आसान है। तो अगर ये 100 एम्पियर है, स्पेशल केस में आप कंसीडर करो कि अगर 100 एम्पियर है तो 70.7 एम्पियर कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा। सपोज ये 70.7 एम्पियर है, तो इस स्थिति में जो दो फ्रीक्वेंसी आएगी ना,
एक एफओ के पहले, एंगुलर या रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले, एक रिजोनेंसी फ्रीक्वेंसी के बाद। तो इस दोनों के बीच की जो गैप होगी, ये जो गैप होगी, जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, इसे ही कहते हैं बैंडविड्थ। सो सिंपल। देखो बैंडविड्थ को कैसे, बैंडविड्थ इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, है ना, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड हाफ पावर पॉइंट। ये तो हाफ पावर पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को नाम दिया गया है हाफ पावर पॉइंट। ओके, हाफ पावर पॉइंट इसलिए कहते हैं कि इस समय अगर पावर निकालोगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इजकल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर आई स्क्वायर आर करके अगर निकालोगे तो देखोगे कि यहाँ के पावर से यहाँ का पावर जस्ट आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। हालांकि करंट जो है वो 70.7% ही होता है यहाँ का, लेकिन पावर जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो इस दो पॉइंट को हम लोग हाफ पावर पॉइंट भी कहते हैं। तो वेयर 70.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट इज फाउंड, तो वो हाफ पावर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे पावर यहाँ का पावर से आधा हो जाता है। यहाँ का पावर अगर 100 वाट है तो यहाँ का पावर 50 वाट आपको मिलेगा। ओके, और यहाँ की करंट अगर आई मैक्स से 100 एम्पियर है तो यहाँ की करंट कितनी होगी, 70.7 एम्पियर होगी। तो ये बैंडविड्थ इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड हाफ पावर पॉइंट वेयर 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट इज फाउंड। तो ये दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगी आप यहाँ से निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, है ना। बैंडविड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू फैक्टर। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि जो क्यू फैक्टर है उस अगर वो बढ़ेगा तो बैंडविड्थ घटेगा, क्यू फैक्टर घटेगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगा। जस्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बैंडविड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू फैक्टर। ओके, थैंक यू।